Hello students, today we will discuss about chapter number 14 कैंसर बायोलॉजी। कैंसर क्या होता है? कैंसर एक ऐसी स्टेट है जिसके अंदर बॉडी के सेल्स और टिश्यूज़ अनकंट्रोल्ड ग्रोथ करते हैं, अनकंट्रोल्ड डिवीज़न करते हैं और इसकी वजह से एक ट्यूमर फॉर्म हो जाता है। आप यूँ भी कह सकते हैं ट्यूमर, और एक माइटोटिक रन अमोक बन जाता है। बेसिकली 40 से 60 साल के लोगों के बीच में ये होता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ये पोल्यूशन की वजह से और बहुत सारे केमिकल्स की वजह से, खान पान में हमारे तौर तरीक़ों की वजह से ये कम उम्र के लोगों में भी देखने को मिलता है। साइंटिफिक स्टडी करना कैंसर की ऑन्कोलॉजी कहलाता है, और ऐसे साइंटिस्ट जो कैंसर की स्टडी करते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, उनको ऑन्कोलॉजिस्ट बोला जाता है। अब आता है मेन इम्पोर्टेंट कि कैंसर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। एक्चुअल में कैंसर एक स्लो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है, इसके अंदर सेल्स लेती हैं इन एन अनऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर, और ये कैंसर्स के अंदर बेसिकली माइटोटिक डिवीज़न होता है। माइटोटिक डिवीज़न क्या होता है? जिसमें 2n से 2n सेल्स बनती हैं, 2 डॉटर सेल्स बनेंगी एक सेल से, और वो दोनों ही कैसी होंगी? डिप्लॉयड होंगी। और इसके अंदर सेल का डिवीज़न करने का रेट जो है वो नॉर्मल सेल्स की बजाय बहुत फास्ट होगा। जैसे कि नॉर्मली जो सेल्स जो है कुछ डेज़ के अंदर अगर डिवीज़न करती हैं, तो कैंसरस सेल्स जो है विद इन फ्यू आवर्स डिवीज़न ले जाएंगी। दूसरा, कैंसरस सेल्स जो हैं वो एक्सेसिव ग्रोथ शो करती हैं, और वो नॉर्मल फीडबैक कंट्रोल सिस्टम उनके अंदर लूज़ हो जाता है। इस तरीके से एबनॉर्मल और अनकंट्रोल्ड ग्रोथ करना आर्नियोप्लास्टिक सेल्स कहलाता है, और कैंसरस सेल्स को आर्नियोप्लास्टिक सेल्स भी कहते हैं। इसमें नॉर्मल सेल से बहुत ज़्यादा ये ग्रोथ करती हैं। इस तरीके से अनकंट्रोल्ड ग्रोथ और डिवीज़न करने से एक ट्यूमर लाइक, एक यू कैन से बल्ब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। इसे नियोप्लाज्म बोलेंगे। नियोप्लाज्म का मतलब होता है न्यू ग्रोथ। सभी जो ट्यूमर्स होते हैं वो कैंसरस नहीं होते। कई बारी जैसे कि ल्यूकीमिया है, ब्लड कैंसर है, उसके अंदर ट्यूमर फॉर्मेशन नहीं होती। कैंसरस सेल्स का सर्वाइवल रेट बहुत ही कम होता है, और कैंसरस सेल्स जो हैं वो लेस एडेसिव होती हैं, और वो बेसिकली किसी भी टिश्यूज़ के अंदर जब भी कैंसर का इन्फेक्शन हो जाएगा तो वो मूव करती रहेंगी डिफरेंट पार्ट्स के अंदर। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है इनका वो है एंजियोजेनिक फैक्टर्स। ये जो कैंसरस सेल्स होते हैं ये एंजियोजेनिक फैक्टर्स प्रोड्यूस करती हैं। ये एंजियोजेनिक फैक्टर्स ब्लड वेसल्स की ग्रोथ करा देते हैं उस साइट पे जहाँ पे इनका इन्फेक्शन होता है, या जहाँ पर कैंसरस सेल्स जो है अनकंट्रोल्ड डिवीज़न कराएंगे। इसकी वजह से क्या होगा? उस कैंसर वाले टिश्यू के अंदर अनकंट्रोल्ड ब्लड वेसल्स की यू कैन से कि उसका नेटवर्क बन जाएगा, और जिसकी वजह से कैंसरस सेल्स क्योंकि ज़्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव होती हैं, उनका ग्रोथ रेट ज़्यादा होता है, इसलिए मोस्ट ऑफ द सेल का न्यूट्रिशन जो है वो कैंसरस सेल्स खुद के लिए यूज़ करती हैं। इसकी वजह से नॉर्मल सेल्स जो है ऑक्सीजन की और फूड की कमी से डाई हो जाएंगी। कैंसरस सेल्स कभी भी डिफ्रेंशिएशन नहीं शो करती, ना ही उनके अंदर कॉन्टैक्ट इनहिबिशन होता है। व्हाट इज़ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन? मैंने एक छोटे से एक सिंबल की तरीके से दिखाने की कोशिश की है। बेसिकली जो नॉर्मल सेल्स हैं वो इस तरीके से ग्लो करेंगी, मीन्स इन अ सिंगल लेयर अलोंग द सरफेस, दिस इज़ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। और दूसरे सेल के लेयर के कॉन्टैक्ट में आने पर जो है, जैसे ये ग्लास शीट है, इसके कॉन्टैक्ट में आने पे ये अपना ग्रोथ करना बंद कर देंगी। लेकिन कैंसरस सेल्स ऐसी नहीं है, ये एक गुच्छे के रूप में, एक बल्क के रूप में ग्रो करना स्टार्ट करती है, और इनमें ऐसा कुछ नहीं होता कि पहले एक सिंगल लेयर बनेगी। यू कैन से नॉर्मल सेल्स जो है डिवीज़न के टाइम एक यूनी लेयर बनाती हैं, जबकि कैंसरस सेल्स जो हैं वो मल्टी लेयर्ड के अंदर और एक इनऑर्गेनाइज्ड मैनर के अंदर ग्रो करना स्टार्ट करती हैं। इन सेल्स के अंदर हाई इन्वेसिवनेस होती है। इन्वेसिवनेस होता है इन्वेड कर जाना, अलग अलग टिश्यूज़ के अंदर बहुत जल्दी ये सप्लाई होती हैं। हमने पहले भी ऊपर बताया था कि कैंसरस सेल्स जो है वो अलग, इनके जो टिश्यूज़ होते हैं मेन पार्ट से या ट्यूमर से टूट टूट के ब्लड के डिफरेंट पार्ट्स के थ्रू
अलग अलग टिश्यूज़ और अलग अलग साइट्स पे पहुंच जाते हैं। कैंसरस सेल्स जो है वो साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होंगे लाइक माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स, इन सभी को डिसऑर्गेनाइज कर देगी। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स मसल्स के अंदर और सेंट्रियोल्स वगैरह बनाने के काम आते हैं, इन सब को डिसऑर्गेनाइज कर देगी और इस तरीके से पूरा साइटोस्केलेटन सिस्टम ही डिस्टर्ब हो जाता है। बेसिकली मोस्ट कॉमनली 35 से 60 ईयर्स के बीच के लोगों में ये इन्फेक्शन ज़्यादा देखने को मिलता है, बट यंगर के अंदर भी आजकल ये बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट इज़ डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल सेल्स और कैंसरस सेल्स में क्या डिफरेंस है। अभी हमने बात की थी ग्रोथ रेट जो है वो नॉर्मल सेल्स का स्लो होगा, कंट्रोल्ड वे में होगा, माइटोटिक डिवीज़न होता है और जिसकी वजह से जो है नंबर इंक्रीज नहीं होता, लेकिन कैंसरस सेल्स में फास्ट होगा और अनकंट्रोल्ड वे में होगा जिसकी वजह से नंबर ऑफ सेल भी इंक्रीज हो जाएंगे। ग्रोथ, सेल ग्रोथ क्या होगा, इसके अंदर फीडबैक कंट्रोल सिस्टम नॉर्मल सेल्स के अंदर नॉर्मल ही होगा, कोई भी एबनॉर्मल ना तो साइज में इंक्रीज होगा ना ही नंबर के अंदर। लेकिन इसके अंदर सेल्स जो है वो बहुत ज़्यादा संख्या में बढ़ते हैं जिसकी वजह से एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर और एक ट्यूमर की फॉर्मेशन हो जाती है। अगर हम नॉर्मल सेल्स की बात करेंगे, इनकी सर्वाइवल रेट ज़्यादा होता है, कैंसरस सेल्स का सर्वाइवल रेट कम होता है। ये जो है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन शो करती है नॉर्मल सेल्स, जबकि कैंसरस सेल्स कॉन्टैक्ट इनहिबिशन शो नहीं करती है, लेस एडेसिव होती हैं और बेसिकली वंडरिंग इन नेचर होंगी। नॉर्मल सेल्स के अंदर ब्लड की ज़्यादा सप्लाई नहीं होती, जबकि इनकी कैंसरस सेल्स के अंदर इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ ब्लड पाई जाती है और जिसकी वजह से इनके अंदर जो है एंजियोजेनिक फैक्टर्स बनना शुरू हो जाते हैं। नॉर्मल सेल्स के अंदर डिफ्रेंशिएशन होता है और वो स्पेशलाइज्ड हो जाती हैं, जबकि कैंसरस सेल्स कोई भी डिफ्रेंशिएशन शो नहीं करती। नॉर्मल सेल्स जो है लेस इन्वेसिवनेस शो करती हैं इनके अंदर, कैंसरस सेल्स के अंदर ये हाई होता है। इफ़ेक्ट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन शो करती है नॉर्मल सेल्स, जबकि कैंसरस सेल्स कॉन्टैक्ट इनहिबिशन शो नहीं करती। माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स नॉर्मली मेंटेन रहते हैं नॉर्मल सेल्स में, जबकि डिसऑर्गेनाइज हो जाते हैं कैंसरस सेल्स के अंदर। नाउ इटियोलॉजी, व्हाट इज़ इटियोलॉजी? इटियोलॉजी का मतलब होता है किसी भी डिजीज़ के कॉज की स्टडी करना। देखिए एक्चुअल में कैंसर एक ऐसी, यू कैन से एक ऐसी डिजीज़ है, एक ऐसा टाइप है जिसके अंदर ना तो ये हेरिडिटरी होता ना ही ये कॉन्टेजियस होता। बेसिकली क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर कुछ सेल्स होती हैं जिन्हें हम प्रोटोऑन्कोजन सेल्स कहते हैं और नॉर्मली ये सेल्स जो हैं हमारी बॉडी के अंदर इनएक्टिव स्टेट के अंदर पाई जाती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट्स ऐसे होते हैं जो इन सेल्स के अंदर चेंजेस ले आएंगे और यूँ कैन से इन्हें म्यूटेट कर देंगे और जिसकी वजह से ये इनएक्टिव पड़ी हुई सेल प्रोटोऑन्कोजन्स एक्टिव हो जाती हैं, जिसे अब प्रोटोऑन्कोजन से अब हम एक्टिव फॉर्म में आने के बाद ऑन्कोजन कहेंगे। ऐसा किस वजह से होता है? क्योंकि म्यूटेशन होने की वजह से ये जीन जो है वो अल्टर्ड हो जाएगी। अल्टर्ड होने के बाद इसका जो नॉर्मल कंट्रोल मैकेनिज़्म था वो लॉस्ट हो जाएगा। अब नॉर्मल मैकेनिज़्म इसका लॉस्ट हो गया तो ये सेल एबनॉर्मल ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगी, एबनॉर्मल सेल डिवीज़न करेगी और उसकी वजह से एक लंप ऑफ टिश्यू बन जाएगा या एक लंप ऑफ सेल बन जाएगा जिसे हम ट्यूमर कहेंगे। अब ये ट्यूमर सेल्स जो होती हैं मेटाबॉलिकली ज़्यादा एक्टिव होंगी, इसी वजह से नॉर्मल सेल्स जो हैं इनसे कम्पीट नहीं कर पाती और फूड सप्लाई और ऑक्सीजन की स्कार्सिटी में नॉर्मल सेल्स की डेथ हो जाती है। ये कुछ केमिकल कार्सिनोजेंस हैं और कुछ ऑर्गन्स को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि कैडमियम ऑक्साइड है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड को करेगा अफेक्ट। अफ्लाटॉक्सिन है, ये एक मेटाबोलाइट होता है जो एस्परगिलस फ्लेवस एक मोल्ड होती है उससे रिलीज़ होता है और ये लीवर को अफेक्ट करता है। मस्टर्ड गैस लंग्स को करेगी, एस्बेस्टोस ये लंग्स को करेंगे एंड DES डाई इथाइल स्टिलबेस्ट्रोस ये जो है वेजाइना को करता है एंड विनाइल क्लोराइड ये लीवर को करेगा। सूट एंड कोलतार ये बेसिकली स्किन एंड लंग्स को इन्फेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ कैंसर। देखिए अगर हम वर्ल्ड वाइड डेटा इकट्ठे करते हैं तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है डेवलपिंग कंट्रीज़ की और कार्डियोवास्कुलर हार्ट अटैक्स के बाद जो है सेकंड मोस्ट कॉमन डिजीज़ है। बेसिकली 10% ऑफ जो डेथ होती हैं वर्ल्ड वाइड ये इसी से होती हैं
और 80% जो पेशेंट्स होते हैं वो रूरल एरिया से होते हैं, जबकि 90% जो इसके केसेस हैं वो इस वजह से पाए जाते हैं कि क्योंकि लोगों में अवेयरनेस नहीं होती और वो अर्ली सिम्टम्स को रिकॉग्नाइज नहीं करा पाते। मेल के अंदर बेसिकली देखा जाता है कि मेल्स के अंदर माउथ थ्रोट कैंसर पाया जाता है क्योंकि वो टोबैको वगैरह या सिगरेट वगैरह पीते हैं, जबकि फीमेल्स के अंदर यूट्रीन सर्विकल कैंसर पाया जाता है क्योंकि प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन नहीं रहती है, और उसके बाद बेसिकली फीमेल्स के अंदर ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा रिपोर्ट किया जाता है। ये फीमेल के अंदर एक मोस्ट कॉमन टाइप का कैंसर है। दूसरा कैंसर के जो सबसे बड़े कॉज हैं वो ये हैं कि लोग जो है वो अनहेल्दी डाइट फॉलो करते हैं, और जैसे कि फ्राइड एंड साल्टी फूड, हाई यूज़ ऑफ चटनीज़, चिलीज़ एंड जंक फूड वगैरह, और इंक्रीज्ड यूज़ ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। अगर हम ये यूज़ करेंगे तो कैंसर के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। एंड फिज़िकल एक्टिविटीज़, ये सब भी जो है कैंसर से प्रिवेंट करने में यूज़फुल होती हैं। इसके अलावा जो रिसेंट आजकल जो केसेस देखने को मिलते हैं कैंसर के, वो बेसिकली गॉल ब्लैडर का कैंसर ये पाया जाता है। इसका मेन रीज़न है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो इस तरीके से हो चुका है, उसके अंदर फैटी फूड्स ज़्यादा प्रेजेंट होंगे, जिसकी वजह से ओबेसिटी, थायराइड डिस्ट्रोफी और दूसरे अदर ये पाए जाते हैं। और दूसरे कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स या पोल्यूटेंट्स भी होते हैं जो कि म्यूटेंट के रूप में काम करके कैंसर सेल्स को बढ़ावा देते हैं। बेसिकली 200 डिफरेंट टाइप्स की डिजीज़ पाई जाती हैं, और उससे भी ज़्यादा टाइप के जो हैं कैंसर की टाइप रिपोर्टेड की गई हैं। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कैंसर को मेनली कराते हैं, ये आते हैं। फर्स्ट इज़ आयनाइजेशन रेडिएशन। बेसिकली देखिए एक्स रेज, गामा रेज एंड कुछ पर्टिकुलर टाइप की रेडिएशंस होती हैं, ये हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन होंगी। इसलिए जब भी हमारी बॉडी इनके कांटेक्ट में आती है तो ये क्या करेंगे, डीएनए के डबल स्ट्रैंडेड को क्या कर देंगे, रप्चर कर देंगे डीएनए स्ट्रैंड को, और डीएनए का स्ट्रैंड टूट जाने की वजह से वहाँ पर क्या आ जाएंगी, म्यूटेशंस डेवलप हो जाएंगी। किस वजह से, जो न्यूक्लियोटाइड्स के जो बेस पेयर होते हैं उनके अंदर मिसमैचिंग हो जाएगी, या उनकी जो है प्रॉपरली पेयरिंग नहीं हो पाएगी। इसकी वजह से उनके अंदर जो है अल्ट्रेशन आ जाएगी, और यू कैन से म्यूटेशन आ जाएगी। जैसे कि जापानीज़ के अंदर वर्ल्ड वार सेकंड के बाद न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ, और उसकी वजह से ल्यूकीमिया के कैंसर बहुत ज़्यादा रिपोर्टेड किए गए। क्योंकि जो एक्स रेज वगैरह थी या जो हार्मफुल रेडिएशंस थी वो बहुत ज़्यादा डेंजरस इफ़ेक्ट उन्होंने डाला, और ये डीएनए स्ट्रैंड्स जो है इसको ब्रेक डाउन कर दिया। कुछ फिज़िकल इरिटेंट्स होते हैं, जैसे कि सर्टेन फूड्स जो हमारी बॉडी के अंदर जाके जो इंटेस्टिनल ट्रैक है या नेज़ल चैम्बर है, इनकी लाइनिंग को जाके जो है इरिटेशन कॉज करेंगे, उसकी वजह से भी कैंसर हो जाता है। जैसे कश्मीरी लोग जो हैं वो कांगरी यूज़ करते हैं। कांगरी एक हीट का एक पॉट होता है जिसको वो अपने स्टमक से बांधते हैं ठंड से बचने के लिए, लेकिन अगर कांस्टेंट अगर उनका स्टमक जो है हीट के एक्सपोजर में आता है तो एब्डोमिनल स्किन कैंसर के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे केमिकल एजेंट हैं, जैसे कि कैफ़ीन या पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, हैवी मेटलिक आयंस हैं। जो लोग भी फैक्ट्रीज़ में या स्मोक या कोल तार या इन सब जगह पे काम करते हैं जहाँ पर मेटलिक आयंस और ये इस तरीके के पॉल्यूटेंट्स ज़्यादा बनते हैं, तो ये जो है केमिकल एजेंट्स भी बहुत सारे प्रोटोन्कोजेंस को जो है स्टिमुलेट कराने में हेल्प कराएंगे। जैसे कुछ हार्मोन्स है, जैसे टेस्टोस्टेरोन है एंड एस्ट्रोजेंस हैं, ये जो है प्रोस्टेट एंड ब्रेस्ट कैंसर को काज करते हैं। तंबाकू का खाना, च्यूइंग ऑफ बीटल भी जो है माउथ कैंसर का कारण बनती है। सिगरेट पीना या सिगरेट टोबैको की स्मोकिंग करना लिप्स, माउथ एंड लंग्स के कैंसर बनाती है। और कुछ ऐसे भी केमिकल एजेंट्स होते हैं लेकिन जैसे कि बेंजीपायरीन एंड एन नाइट्रोसो डाईमिथाइलिन, ये सभी क्या करते हैं, लंग्स की वॉल पे जाके उसे स्टिमुलेट करेंगे एंड लंग कैंसर कॉज करते हैं। कुछ लोग को हाई एनिमल रिच डाइट लेने से भी लार्ज इंटेस्टाइन के कैंसर हो जाते हैं। डाई वर्कर्स जो होते हैं बेसिकली उनके अंदर ब्लैडर कैंसर रिपोर्ट किया गया है, और चिमनी क्लीनर्स जो होते हैं बेसिकली उनके अंदर स्क्रोटम कैंसर मोस्टली देखा जाता है।
कई बार ये भी पाया गया है कि कुछ हाई कार्बोहाइड्रेट रिच फूड मटेरियल जैसे कि पोटैटो चिप्स, फ्रेंच फ्राइज़, अगर इनको एक टेम्परेचर से ज़्यादा हीट कर दिया जाए तो इनके अंदर कुछ कार्सिनोजेनिक केमिकल्स जैसे कि अक्राइल अमाइड फॉर्म हो जाता है, जो विभिन्न टाइप के कैंसर्स कोज करता है। आयनाइजेशन, फिजिकल एंड केमिकल एजेंट्स के बाद अब हम बात करते हैं बायोलॉजिकल एजेंट्स की। कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो कि कैंसर कोज कराते हैं, इनमें से है जैसे कि सर्विक्स कैंसर वायरस के थ्रू होता है। इसके अलावा ट्यूमर कोज करने वाले अलग अलग जो वायरस हैं उनमें से मेन है हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 2 एंड एप्स्टीन बार वायरस। इन सभी वायरस को ओंको वायरस भी कहते हैं। ओंको मीन्स कैंसर कोज कराने वाले वायरस। नाउ टाइप्स ऑफ कैंसर। कैंसर जो है बेसिकली अपनी लोकेशन और ट्यूमर्स के बेसिस के ऊपर बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज़ कार्सिनोमास। कार्सिनोमास ये वे कैंसर होते हैं जो एपिथेलियल टिश्यू और ग्लैंड्स के अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, स्टमक कैंसर, लंग कैंसर, स्किन कैंसर, पैनक्रियाज कैंसर। ये सारे या तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर हुए, एंडोक्राइन या एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर, या फिर ये एपिथेलियल टिश्यू के ऊपर हुए। इसमें से जो एपिथेलियल ग्लैंड्स का जो कैंसर है उसको एडिनोमा कहा जाता है। सेकंड पार्ट इज सार्कोमास। कनेक्टिव एंड मसल्स टिश्यू जो कि मेसोडर्म से ड्राइव्ड होते हैं, इन सभी के कैंसर को जो है सार्कोमास कहा जाएगा। कनेक्टिव टिश्यू यानी कि ब्लड, बोन, लिम्फ नोड्स एंड मस्कुलर टिश्यू में मसल्स, ये सारे इसी के अंदर आ गए। लिम्फोमास का मतलब होता है लिम्फेटिक सिस्टम का कैंसर एंड इसके अंदर जैसे कि हॉजकिंस डिजीज़ होती है मैन के अंदर, जिसमें लिम्फ नोड्स जो है वो इंक्रीज़ हो जाती हैं या स्प्लीन जो है वो साइज़ में इनलार्ज कर जाएगी। दिस इज़ लिम्फोमास। और लिपोमास का मतलब होता है एडिपोज टिश्यू या ओस्टियोसाइट्स का मतलब, ओस्टियोमास का मतलब होता है बोन्स का टिश्यू, बोन्स के टिश्यू, और अगर उनके अंदर कैंसर हो जाएगा दैट इज़ ओस्टियोमास। नेक्स्ट इज ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया को ब्लड कैंसर भी कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि WBCs काउंट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। नॉर्मली ये जो है हमारी बॉडी के अंदर 2 लाख से लेके जो है 10 लाख तक होते हैं, लेकिन इनके अंदर कई बारी बोन मैरो के अंदर इंक्रीज WBCs बनना शुरू हो जाएंगी और उसकी वजह से एरिथ्रोपोइसिस डिक्रीज़ हो जाएगी एंड RBCs काउंट जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा और WBCs की संख्या ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो इस तरीके का कैंसर जो है वो ल्यूकीमिया कहलाता है। इसके अंदर बेसिकली बोन मैरो को ही ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। नाउ इनके फैलने की स्पीड की बेसिस पे इन्हें 2 टाइप से डिवाइड किया गया है। पहला आता है बेनिंग्स और नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर। बेनिंग का मतलब हो गया कन्फाइंड इन एन ऑर्गन, यानी कि ये जो है एक ही पर्टिकुलर ऑर्गन के अंदर रेस्ट्रिक्टेड है और इस टाइप की कैंसरस सेल्स जो है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में स्प्रेड नहीं करती। इसके अंदर जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये जो सेल्स होती हैं वो एक कनेक्टिव टिश्यू के अंदर एक शीथ के अंदर इनक्लोज्ड रहेंगी और ये सेल्स जो है बेसिकली एक सरफेस पे एडहियर्ड रहेंगी और इस तरीके के टिश्यू जो है वो ज़्यादा स्प्रेड नहीं करते, इसलिए इनको रिमूव करना, इनको डिस्कार्ड करना इजी होता है। और इनमें जो मेन जो प्रॉब्लम होती है कि सीवियर पेन होता है और इनको आसानी से इजीली डायग्नोज किया जा सकता है, लेकिन अगर इनको प्रॉपर टाइम से नहीं निकाला जाता तो बेनिंग स्टेज जो है वो मैलिग्नेंट स्टेज के अंदर इजीली कन्वर्ट हो सकती है। एंड सेकंड वन इज़ मेटास्टेटिक और मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। ये क्या होते हैं? ये होते हैं जो बेसिकली शुरू में स्लो ग्रोथ रेट को शो करते हैं लेटेंट स्टेज तक और उसके बाद बहुत रैपिडली फास्ट ग्रोथ करना स्टार्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उस पर्टिकुलर एरिया में सेल्स डिवीज़न कर रही हैं बहुत फास्टली, तो ओवर क्राउडिंग कर लेंगी। ओवर क्राउडिंग की वजह से वहाँ की जो नॉर्मल सेल्स हैं उनको डैमेज हो जाएगा। अब प्राइमरी ग्रोथ करने के बाद ये सेल्स जो है सेकेंडरी ग्रोथ लेना स्टार्ट करती है, दैट इज़ कॉल्ड एज मेटास्टेशिया स्टेज। इसके अंदर जो सेल्स होती हैं
वो अपनी रेस्ट्रिक्टेड एरिया से टूटकर दूसरे नेबरिंग टिश्यू के अंदर इन्वेड कर जाएंगी। एक जैसे एक पेड़ की जो है शाखाएं या उसकी रूट्स अलग अलग टिश्यूज़ में फैल जाती हैं, और इस तरीके से जो प्राइमरी जो ट्यूमर होता है वो ब्रेक ऑफ हो जाएगा और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर ब्लड के थ्रू या लिम्फ के थ्रू फैल जाएगा और वहाँ पर भी जाकर सेकेंडरी ट्यूमर्स की फॉर्मेशन कर देगा। इस तरीके की प्रोसेस जो है वो मेटास्टेसिस कहलाती है। ठीक है, मेटास्टेसिस की प्रोसेस जो है शुरू में स्लो होती है और उसके बाद फास्ट होना शुरू हो जाएगी, और इसकी वजह से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में भी ट्यूमर सेल्स फैल जाएंगी, जैसे कि लिम्फ नोड्स, लंग्स, लॉन्ग बोन्स, लीवर, स्किन एंड ब्रेन। इनके अंदर बेसिकली मोस्टली ये फ्रीक्वेंटली ये स्टेज देखने को मिलती है। इस तरीके के जो ट्यूमर्स होंगे वो बहुत ही सीरियस होंगे, और अगर इनको सही टाइम पे इनको प्रॉपर्ली डायग्नोज करके रिमूव ना किया जाए तो उसकी वजह से पेशेंट की जान भी जा सकती है। और इस तरीके की इस टाइप की सेकंड स्टेज के अंदर जो है इस टाइप के केस को क्योर करना बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाता है और मोस्टली काफ़ी सीवियर इसके रिजल्ट्स होते हैं। नेक्स्ट इज़ डिफरेंस बिटवीन बेनिंग एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। बेनिंग ट्यूमर ये कन्फाइंड रहते हैं एक ही ऑर्गन के ऊपर, और मैलिग्नेंट जो है वो स्प्रेड करते हैं। ये बेनिंग्स जो हैं एक ही कनेक्टिव टिश्यू की शीथ के अंदर इनक्लोज रहेंगे, इसके चारों तरफ कोई भी शीथ नहीं होती। बेनिंग्स के अंदर ग्रोथ रेट स्लो होता है एज़ कम्पेयर टू मैलिग्नेंट। इनके अंदर बेनिंग्स के अंदर सेल एडेजन जो है वो ज़्यादा होता है, जबकि मैलिग्नेंट के अंदर ये सेल एडेजन लेस होता है। और बेनिंग्स जो है कभी भी मेटास्टेसिस शो नहीं करते, जबकि मैलिग्नेंट जो है ट्यूमर्स वो सेकेंडरी और मेटास्टेसिस जो है वो शो करते हैं। नेक्स्ट इज़ डेंजर सिग्नल्स ऑफ कैंसर। कैंसर की वजह से अगर परसिस्टेंट ट्यूमर रहे लिप में, टंग में, ब्रेस्ट में, ये देखने को मिलेगा। और कोई भी अगर वुंड हो गया तो कभी भी वो जो है प्रॉपरली आसानी से हील नहीं होगा, कंटिन्यूसली ब्लीडिंग होती रहेगी, और हमेशा इंडाइजेशन की शिकायत बनती रहती है इसके अंदर। एंड रैपिड चेंज आपको दिखाई देंगे अपीयरेंस के अंदर एंड कुछ बॉडी के पार्ट्स के अंदर, उनकी ग्रोथ के अंदर परसिस्टेंट चेंजेस नज़र आते हैं हमारे बाउल मूवमेंट, यानी कि हमारी लार्जर इंटेस्टाइन के अंदर। एंड परसिस्टेंट कफिंग, आवाज़ के अंदर एक भारीपन, हॉर्सनेस एंड डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग, च्यूइंग, ये सब देखने को मिलेगा इन केस ऑफ थ्रोट कैंसर के अंदर। बहुत ज़्यादा जो है वेट लॉस हो जाएगा। फीमेल के अंदर मेंसेस के दौरान एक्सेसिवली ब्लीडिंग होएगी, और यू कैन से अनएक्सप्लेन्ड लो ग्रेड का फीवर हमेशा डायग्नोज किया जाएगा। ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं एंड कुछ डेंजर्स हैं। नेक्स्ट इज़ डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। इसके लिए सबसे पहले जो है हिस्टोरिक और साइटोजेनिक मेथड है एक, जिसके अंदर बायोप्सी की जाती है। बायोप्सी क्या होता है, बॉडी की अफेक्टेड टिश्यू से या अफेक्टेड ऑर्गन से सेल्स लेके उसकी हिस्टोलॉजिक एग्जामिनेशन करना, उसके डिफरेंट पार्ट्स का इंटरनल एग्जामिनेशन करना, केमिकल कंपोजिशन एंड ऑल दिस इज़ कॉल्ड एज हिस्टोलॉजिकल एंड साइटोलॉजिकल मेथड्स। इसे बायोप्सी कहा जाता है। और पेप्स टेस्ट होता है जिसको सर्विक्स कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए बेसिकली पेप्स टेस्ट किया जाता है। सेकंड इज़ डीएनए प्रोब एनालिसिस के द्वारा कैंसर को डिटेक्ट किया जाएगा। थर्ड इज़ कुछ ट्यूमर मार्कर्स होते हैं, कुछ बायोकेमिकल इंडिकेटर्स जो सिर्फ और सिर्फ ट्यूमर सेल्स के अंदर ही पाए जाते हैं, जैसे कि कुछ सरफेस एंटीजन्स, कुछ उन सेल्स के अंदर, ट्यूमरस सेल्स के अंदर कुछ साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन्स, कुछ पर्टिकुलर हार्मोन्स एंड इंजाइम्स जो सिर्फ और सिर्फ कैंसर सेल्स के अंदर मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल सेल्स। तो इन केमिकल्स की प्रेजेंस भी ये शो करती है कि ये कैंसरस सेल्स हैं। एंड फोर्थ इज़ एंडोस्कोपी, जैसे कि गैस्ट्रोस्कोपी यूज़ की जाती है स्टमक कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए, एंड लेप्रोस्कोपी यूज़ की जाती है कैंसर ऑफ पेल्विक रीजन, पेल्विक गिडल को चेक करने के लिए। अब इसकी थेरेपी क्या क्या है, इसकी थेरेपी जो है बेसिकली आती है। फर्स्ट इज़ रेडिएशन थेरेपी। देखिए कैंसर की डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट के अंदर कैंसर जो है बेनिंग या नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर के रूप में होता है, रेस्ट्रिक्टेड होता है। अगर ये पता चल जाए इस स्टेज पे है तो इसका ट्रीटमेंट करना ज़्यादा बेटर होता है एज़ कम्पेयर टू सेकंड स्टेज, और यू कैन से मेटास्टेटिक स्टेज, जिसके अंदर इन्फेक्शन धीरे धीरे बॉडी पार्ट्स में फैलना स्टार्ट करता है। एंड थर्ड इज़
लास्ट थर्ड टर्शरी स्टेज, जिसके अंदर इन्फेक्शन इतना फैल जाता है कि उसका ट्रीटमेंट संभव नहीं हो पाता। बॉडी के मोस्टली पार्ट्स में इन्फेक्शन ऑलरेडी फैल चुका होता है। सो इसके बचाव के मेथड यही है कि इसको सबसे पहले अर्ली स्टेज पे चेक कर लिया जाए, डिटेक्ट कर लिया जाए, और डायग्नोज होने के बाद जो है इसको डिफरेंट थेरेपीज़ दी जाए। इसके अंदर मेन जो आती है वो आती है रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी में जो इन्फेक्टेड पार्ट है बॉडी का उसको आयनाइजेशन रेडिएशन, जैसे कि एक्सरेज इनके सामने एक्सपोज किया जाएगा, जिस इनकी एक्सरेज की वजह से जो है, क्योंकि हार्मफुल होती हैं, इसकी वजह से कैंसरस सेल्स जो है वो डाई करा दी जाती हैं। जैसे कि स्किन, लिप, माउथ एंड सर्विक्स कैंसर के अंदर बेसिकली 80% के करीब जितने भी पेशेंट्स होते हैं उन सभी को रेडिएशन थेरेपी रिकमेंड की जाती है। सेकंड इज़ हार्मोनल थेरेपी। इसके अंदर कुछ हार्मोन्स होते हैं बॉडी के अंदर जिनकी वजह से ट्यूमर होता है, तो उनके इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए बाहर से हार्मोन्स दिए जाते हैं। जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर को कंट्रोल करने के लिए टेस्टोस्टेरोन दिया जाता है। ये टेस्टोस्टेरोन क्या कर देगा, एस्ट्रोजन के इफ़ेक्ट को नलीफाई कर देगा। नेक्स्ट इज़ सर्जरी। उसके अंदर जो है कैंसरस पार्ट्स को जो है ऑपरेट कर दिया जाता है। फोर्थ इज़ कीमोथेरेपी। जैसे कि कुछ केमिकल्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं इफ़ेक्टेड ऑर्गन के अंदर, जैसे मरकैप्टोयूरिन, 6-अमीनोटेरिन। ये क्या करेंगे, ये कैंसरस सेल्स को किल कर देंगे। कैसे? बाय इनहिबिटिंग द डीएनए सिंथेसिस, ठीक है, और डिवीज़न इन कैंसरस सेल्स। उनके या तो कैंसरस सेल्स के डिवीज़न को इनहिबिट कर देंगे या उन सेल्स के डीएनए सिंथेसिस को इनहिबिट कर देंगे, जिसकी वजह से कैंसरस सेल्स जो है फर्दर डिवाइड नहीं कर पाएगी। एक सदाबहार होता है जैसे कि कैथरंथस रोजस। इससे हमें 2 एंटी कैंसरस ड्रग्स मिलती है, विनक्रिस्टाइन एंड विनब्लास्टिन। ये दोनों के दोनों जो है ल्यूकीमिया के अगेंस्ट यूज़ की जाती हैं ब्लड कैंसर को क्योर करने के लिए। याद रखेंगे आप लोग, विनक्रिस्टाइन एंड विनब्लास्टिन। कुछ जो ड्रग्स होती हैं वो फेज़ स्पेसिफिक होती हैं। फेज़ स्पेसिफिक का मतलब होता है कि किसी सेल डेवलपमेंट के पर्टिकुलर साइकिल को रोकने के लिए। कुछ फेज़ नॉन स्पेसिफिक होती हैं कि उनको हम किसी भी फेज़ में दे सकते हैं सेल के, दैट दीज आर द रिलेटिवली इंडिपेंडेंट ऑफ द सेल साइकिल। बेसिकली एंटी कैंसरस सेल्स को जो है हम 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। दीज आर, फर्स्ट इज़ एल्काइलेटिंग एजेंट। एल्काइलेटिंग एजेंट्स को बेसिकली सेल के पॉइजन्स भी कहा जाता है। ये क्विक एक्ट करते हैं, हाईली रिएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, और ये एंटी कैंसरस सेल्स को जो है इनके साथ, एंटी कैंसरस सेल्स के साथ डायरेक्ट केमिकल रिएक्शन करते हैं उनके डीएनए के साथ, और उन सेल्स को किल कर देंगे। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली जो आते हैं आपके एल्काइलेटिंग एजेंट्स, वो आता है नाइट्रोजन मस्टर्ड एंड साइक्लोफॉस्फेमाइड, ट्राई इथाइलिन ट्राईफास्फेट। ये जो है बेसिकली बोन मैरो या गट लाइनिंग यहाँ पे पाए जाते हैं, इन पे अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज़ एंटी मेटाबोलाइट। नाम से पता चल रहा है ये जो केमिकल्स होते हैं ये नॉर्मल मेटाबोलाइट्स के साथ मिमिक्री शो करते हैं, और जिसकी वजह से कैंसर सेल्स के अंदर जो है ये इंड्यूस हो जाते हैं, और वहाँ पर कैंसरस सेल्स के न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस को स्टॉप करते हैं, ये इनहिबिट करते हैं, और उसकी वजह से वहाँ पर कैंसरस सेल्स की न्यूक्लिक एसिड प्रॉपरली जो है डीएनए सिंथेसिस नहीं हो पाता, और सेल्स की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। इसमें बेसिकली आते हैं 6 मरकैप्टोप्यूरिन, 5 फ्लोरोयूरिसिल, मिथाइलटेरिन एंड 6 थायोग्वानाइन। ये आते हैं इसके अंदर एंटी मेटाबोलाइट्स। थर्ड इज़ प्लांट एल्कलॉइड्स। जैसे कि हमने अभी बताया था कैथरंथस रोजस सदाबहार, विनक्रिस्टाइन एंड विनब्लास्टिन मिलती हैं, और ये दोनों ही जो ड्रग्स हैं ये एम फेज़ के सेल डिवीज़न को जो है इंटरफेयर कर देंगी, जिसकी वजह से कैंसर सेल्स फर्दर ग्रो नहीं कर पाएंगी। फोर्थ इज़ एंटीबायोटिक्स। व्हाट आर एंटीबायोटिक्स? कुछ ऐसे डेरिवेटिव्स जो कि यूज़फुल माइक्रोब से ऑब्टेन किए जाते हैं और जिनका उपयोग दूसरे पैथोजेनिक माइक्रोब्स को किल कराने के लिए किया जाता है, उन्हें एंटीबायोटिक्स कहते हैं। इसमें जो मेन आता है एक्टिनोमाइसिन डी आता है। ये एक्टिनोमाइसिन क्या करता है? इट लॉक्स ऑन अ बेस ऑफ डीएनए, सो ब्लॉक सेल ग्रोथ। एक्टिनोमाइसिन खुद जो है डीएनए के बेस के साथ पेयरिंग ले लेगा, और उसकी वजह से जो है सेल ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी। एंटीबायोटिक्स एक्टिनोमाइसिन डी, इस तरीके से याद रखेंगे, इनके सेम से नाम है एंटीबायोटिक्स
एक्टिनोमाइसिन। नेक्स्ट इज़ हार्मोन। कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो सेल ग्रोथ के रेट को जो है एसिलरेट कर देंगे और कुछ जो है सेल ग्रोथ के रेट को सप्रेस कर देंगे। इस तरीके से हार्मोन्स जो है वो ये रिवर्स कर देते हैं। दीज रिवर्सिस अ हार्मोनल इम्बैलेंस विच स्टिमुलेट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ कैंसरस सेल्स। इस तरीके से हम उस हार्मोन को जिसकी वजह से कैंसरस सेल्स जो है अनकंट्रोल्ड ग्रोथ डिवीज़न ले रही थी, अगर हम उस हार्मोन को जो है नलीफाई कर दें या उसको सप्रेस कर दें तो ट्यूमर से बचा जा सकता है। जैसे कि एस्ट्रोजन प्रोस्टेट कैंसर के अंदर दिया जाता है और एंड्रोजन जो है वो ब्रेस्ट कैंसर के अंदर दिया जाता है। देखिए बेसिकली ब्रेस्ट कैंसर के अंदर जो है एस्ट्रोजन ज़्यादा हो जाता है, इसलिए उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एंड्रोजन्स यानी कि मेल हार्मोन्स दिए जाएंगे। और प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर जो है वो मेल के अंदर होता है ड्यू टू एक्सेस ऑफ टेस्टोस्टेरोन, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए फीमेल हार्मोन यानी कि एस्ट्रोजन दिया जाएगा। एंड सेम थिंग इज़ कॉर्टिसोन, ये एक्यूट लिम्फेटिक ल्यूकीमिया के अगेंस्ट यूज़ किया जाएगा। नीचे हमने एक डायग्राम बनाया है, ये देखिए एंटी मेटाबोलाइट्स ये क्या कराएंगे, न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट करेंगे एंड कम्पीट करेंगे डीएनए ऑफ कैंसरस सेल्स के साथ। एंड एंटी मेटाबोलाइट्स क्या होता है, ये सेल के अंदर चले जाएंगे मिमिक्री करके और न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट करा देंगे। एंड प्लांट एल्कलॉइड्स क्या करते हैं, ये कैंसरस सेल्स के डिविजन्स के साथ इंटरफेयर करेंगे ड्यूरिंग एम फेज। सो ये एक ब्रीफ सा रिव्यू है, इस फ्लो चार्ट को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट इज थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ कैंसर।